राइट हमने पढ़ा था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज. राइट नाउ चार्ज exert force, like charges repel and unlike charge attract. That is represented by Coulomb's law. Coulomb's law also known as inverse square law. Inverse square law. Right? Why it is called inverse square law? Because it depends on inverse of square of distance. Inverse of square of distance. जो भी distance है उसके inverse of square. Right? ऐसा एक law हमने already पढ़ा था. Where is that? एक law already पढ़ा है हमने. Law of gravitation. ऐसी एक law और होता है that is in magnetism will come. तो there are 3 inverse square law. 3 inverse square law होते हैं and तीनों की properties almost same होती है. Right? So this law says force between any 2 point charges. Force between any 2 point charges. ठीक है, कोई भी point charges and that is exclusively for the point charges. Right? Not for extended bodies. Exclusively for point charges, not for extended bodies. ध्यान रखना है ना, point charges के लिए ही है. Force between 2 point charges is directly proportional to product of charge on them and inversely proportional to square of distance between them. Right? So point charges means point charges मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज. Point charges मतलब the charge is in the form of a point. It is not spread over certain thing. Like जैसे हम एक बॉडी लेते हैं तो चार्ज क्या होगा, ओवर द बॉडी सरफेस स्प्रेड हो जाएगा. बट इसमें क्या है कि दैट इज अ पॉइंट. हाँ, एक पॉइंट है बस. ठीक है, तो फोर्स बिटवीन any 2 point charge is directly proportional to product of charge on them and inversely proportional to square of distance between them. Right? So इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F proportional to Q1 Q2 upon R square. Now ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. राइट? वी टेक मॉड. अगर हम किस में काम कर रहे हैं? स्केलर फॉर्म में. अगर हम वेक्टर फॉर्म में काम करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा वेक्टर फॉर्म में कैसे काम करेंगे, तो हम चार्ज के साइन भी कंसीडर करते हैं. राइट? जब आप स्केलर फॉर्म में यानी जस्ट सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप फिर प्रोडक्ट से करते हो. इज इट क्लियर? राइट. ना प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 upon R square, where K is, and this is what? Magnitude, where K is constant of proportionality. अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रेविटेशन से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो क्योंकि मास में तो दो वैरायटी नहीं होती ना. मास में जैसे चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऐसे मास में तो वैरायटी होती नहीं है, तो इसलिए सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास होता है एंड अपॉन आर स्क्वायर होता है, और के की जगह क्या होता है वहाँ?
जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। एंड वो जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई वी से इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज इट्स वैल्यू नेवर चेंज, its value is universal. In any case the value will remain same, but in this case the value of k is different for the different medium, यानी अलग अलग मीडियम के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। इतना हो जाए तो एक बार बोलो, नोट कर लो एक बार ये। हो गया? क्या बोल रही है? हाँ एग्जैक्टली, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, ऐसे के की वैल्यू भी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू के is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, which comes out after calculation as 9 into 10 to the power 9, and this is exclusively for what? For vacuum. We say for free space, though conceptually it is not for air, conceptually, but practically we use the same value for the air, राइट। सेम वैल्यू हम एयर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम जनरल वर्ड यूज़ करते हैं फॉर फ्री स्पेस। तो फॉर फ्री स्पेस तो ये डिफाइंड है 4 पाई, ये तो आप जानते ही हो। नाउ एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिसिटी को परमिटेंस से रिलेटेड है, हाउ मच अ मीडियम अलाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। एंड दिस एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इन SI यूनिट्स जो भी होंगे, ठीक है। इस के की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई की तो होती नहीं है यूनिट, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई? इसका उल्टा, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट इज फॉर फ्री स्पेस, बट व्हाट फॉर एनी मीडियम? अगर कोई मीडियम है तो फॉर एनी मीडियम के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिंपली एप्सिलॉन, राइट। नॉट वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। तो एप्सिलॉन इज व्हाट? where epsilon is electric permittivity of medium. जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी, राइट। नाउ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट आपस में रिलेटेड है, ठीक है। कैसे? रिलेटिवली, लाइक हमने एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस लेते हैं, तो एप्सिलॉन उसका कितने टाइम्स है, इस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। एक मिनट ये नोट करो, फिर मैं एक बार समझाता हूँ। राइट, देखो, मान लो वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं, एप्सिलॉन इज 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पानी के लिए जो फ्री स्पेस है उसका 81 टाइम्स हो जाता है, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वाटर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज व्हाट?
81. This is called relative permittivity. What we say? Relative permittivity. इलेक्ट्रिक वर्ड साथ में है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है. रिलेटिव परमिटिविटी, राइट? ये नोट मत करना, मैं अभी प्रॉपरली नोट कर रहा हूँ. रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वाटर के, वो फ्री स्पेस के. तो फ्री स्पेस का 81 टाइम्स हो गए. ठीक है. इफ आई से एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो दैट विल बिकम परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. हाँ एग्जैक्टली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा. ठीक है. तो अब रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए कितना है? 81. ठीक है. किसी भी मीडियम के लिए, सपोज व्हाट वी से, फॉर एनी मीडियम द परमिटिविटी इज 8 टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस. For any medium, permittivity is 8 times of free space. So what does that mean? Relative permittivity of that medium is 8. ठीक है. तो permittivity of medium divided by permittivity of free space is called what? Relative permittivity. And इसको ही हम एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, K. The same thing. And this K, when we say it is relative permittivity, बट जब हम के वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? एज आई टोल्ड यू, इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, राइट? नाउ लेट्स गो बैक. एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. अभी समझ में आ गया, राइट? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितना है? रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, राइट? और K इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन की जगह हम रख देते हैं, कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड is relative permittivity. So this K is 1 by, for the medium, 4 pi epsilon naught epsilon r, and that can be written as 9 into 10 to the power 9 upon epsilon r, right? So for any medium it will be 1 by epsilon r times of free space, the total constant of proportionality. This K is what? Constant of proportionality. ये मीडियम के लिए डिफाइन किया 4 पाई एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन को इससे रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से. ठीक है, समझ में आया? समृद्धि, जिया, राशि, हो गया? हो गया. Sometimes in place of epsilon r, K is used. K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. is used. This is small k and this is capital K. ठीक है, कैपिटल K क्या है? एप्सिलॉन r है, और स्मॉल k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. So this, try to understand this difference. Okay? For any medium, एप्सिलॉन r और k. एप्सिलॉन r हम जब यूज कर रहे हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, K जब हम यूज कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक, बट बोथ आर द सेम थिंग.
is greater than equal to 1, is greater than equal to 1. बिल्कुल वैसे ही जैसे याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम 1 लेते थे, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू एयर बात करते थे, तो लाइक हम बोलते थे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में होती थी, एयर के रेस्पेक्ट में. तो ऐसे ही यहाँ पे परमिटिविटी है, राइट. फॉर वाटर K is equal to 81 and for metals means conductor, the K is infinite. For metals K is infinite. Okay, right. इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं. ये झमेला के 2 के, एक छोटा के एक बड़ा के, बस इसमें गड़बड़ मत करना, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं. रिदिन, ठीक है. रिचा, छोटा ये है, हाँ लंबा है लेकिन छोटा है. मैं लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिससे पता लगे ये छोटा है, ठीक है, और ये मोटा है लेकिन बड़ा है. ओके, राइट. नाउ एक नोट लिखो. ये बड़ा के for 2 charge at given distance, force in free space F नॉट करके लिख देते हैं, राइट. दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, K को रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से. एंड फोर्स in medium Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square, right. या K के टर्म्स में लिखेंगे तो 1/4 pi K epsilon naught Q1 Q2 upon R square, राइट. या हम इस टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है. तो अब अगर हम यहां से देखें, सो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन K, या फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन R. करेक्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. व्हाट दिस रिजल्ट सेज, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी किसी भी मीडियम में, तो फोर्स की वैल्यू किसी भी मीडियम में एयर से कम होगी, राइट. मान लो 2 चार्ज हैं, वो एयर में है एंड से फोर्स कुछ भी है, मान लो 400 न्यूटन है. उन 2 चार्ज को सेम डिस्टेंस पे पानी में ले जाके रख दें तो फोर्स कम हो जाएगी, राइट. तो रिमेंबर, फोर्स इन एनी मीडियम फॉर द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस is always less than air. मैक्सिमम फोर्स फ्री स्पेस में होगी. मीडियम चेंज करोगे फोर्स चेंज हो जाएगी, एंड इन द मेटल दिस फोर्स विल बिकम 0, क्योंकि फॉर द मेटल्स K इज व्हाट, K इज इनफाइनाइट. तो इन द मेटल दिस फोर्स बिकम 0, राइट. नाउ रिमेंबर, याद करो, सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो डिसोसिएशन हो जाता है, होता है,
NaCl डिसोसिएट हो जाता है। क्यों होता है? NaCl आर बाउंड विद आयनिक बॉन्ड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये बॉन्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बाउंड है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है। व्हाई दे गेट डिसोसिएट इन द वाटर? क्योंकि वाटर में जाती फोर्स 1/81 टाइम्स हो जाती है। सोचो, अगर हवा में फोर्स 400 है तो पानी में फोर्स लगभग 5 न्यूटन हो जाती है। So this force is not sufficient enough to keep them bound. So that's why they get dissociation, right? तो इस वजह से अब जैसे वो एयर में आते हैं तो फोर्स बढ़ जाती है। So then what happens? They remain bound. करेक्ट? कुल मिला के मेरा ही कहने का मतलब है, देखो मैं को बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते 12th क्लास में, मुझे पता है तुम लोग कहाँ गलती करते हो। तुम लोग ये के और के में बहुत कंफ्यूज रहोगे काफ़ी दिन तक, कई दिन तक, धीरे 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 समझ में आना शुरू होगा। तो मत कंफ्यूज होना, कुछ चीज़ें दिमाग में बैठाओ। किसी भी मीडियम में फोर्स हवा से कम होगी, तो आपको किस से डिवाइड करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, बड़े के से। बड़े के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। यूजुअली एप्सिलॉन आर नहीं यूज़ करते हम, बुक्स वगैरह में भी जो यूज़ होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज़ होता है। तो 2 के आ जाते हैं, एक के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? तो दोनों के को सेपरेटली डील करना। जो छोटा के है वो फ्री स्पेस के लिए कितना होता है? 9 × 10⁹, राइट? इतना समझ गए? नाउ दिस फोर्स एज आई टोल्ड यू इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। लुक, I use the mod. Mod means magnitude. So बहुत बार एक क्वेश्चन रेज होता है, सर ये साइन लेना है चार्ज का, नहीं लेना है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड then you don't have to take the sign of the charge. If you are in the vector calculation, in the vector calculation दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब आपको साइन भी कंसिडर करना होता है। तो कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म आई विल डू इन नेक्स्ट क्लास, राइट? तो वेक्टर में कैसे डील करते हैं आज हम समझते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से कैसे डील करते हैं, और वेक्टर मीन्स डायरेक्शन इंक्लूडेड, तो वेक्टर से कैसे डील करते हैं। सेम क्वेश्चन आज हम करेंगे मैग्नीट्यूड से, एंड सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे with the vector calculation, and then you will find it's really difficult to go by the vector calculation. तो इसलिए my method suggested is this: go by the magnitude and direction separately. ठीक है? कैसे separately? Like suppose ये एक चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव, ये एक चार्ज है नेगेटिव, और ये एक चार्ज है पॉजिटिव, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मुझे थर्ड चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, थर्ड चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की वजह से होगी। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिपल्शन होगा। तो इफ आई एम लुकिंग ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, देन व्हाट इज हैपन? दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इफ आई लुक ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड, देन आई विल फॉरगेट देयर इज सेकंड ऑल्सो, ठीक है? उसको इग्नोर कर दो सेकंड को, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को। तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन 3/1, दैट इज फोर्स ऑन 3/1। ये तो हो गया। अब 2 और 3 के बीच में फोर्स, अब जब 2 और 3 को डील कर रहे हैं तो फर्स्ट को भूल जाओ, तो 2 3 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, and that will be force on 3 because of 2, right? अब देखो, जब हम एल्जेब्रिकली होते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट जब हम न्यूमेरिकली होते हैं तो बहुत इजीली काम कर लेते हैं। सोचो, ये 40 न्यूटन है और ये 25 न्यूटन है, हाउ मच इज फोर्स ऑन दैट? कितनी फोर्स हुई टोटल? 15। क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट? तो 40 - 25 15। तो अब इसमें हमने क्या किया? दो अलग तरीके से काम किया। हमने डायरेक्शन को अपनी कॉमन सेंस से मार्क किया, डायरेक्शन को कॉमन सेंस से मार्क किया,
और मैग्नीट्यूड अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया कूलम लॉ से वैसे किया, बिना चार्ज का साइन कंसीडर किए हुए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं साइन कंसीडर करूंगा तो ये प्लस 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 आएगी और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, तो इसलिए हमको साइन कंसीडर नहीं करना है, राइट, साइन कंसीडर नहीं करना है। डायरेक्शन कॉमन सेंस से मार्क करेंगे, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और फिर उसको देखेंगे, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन तो ऐड कर देंगे। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 2 इज F31 माइनस F32। अगर 31 ज़्यादा है, अगर 31 ज़्यादा है तो मैं लिख दूंगा F31 माइनस F32, और अगर 32 ज़्यादा है तो F32 माइनस F31। दैट्स सिंपल कैलकुलेशन, राइट। बट सोचो अगर वेक्टर फॉर्म में होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो मैं कैसे करूंगा, फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा, राइट। एंड क्या, हाँ सॉरी, राइट, ये F3 होगा, राइट, ठीक है। नहीं, अब मैं अगर वेक्टर में कैलकुलेशन करूंगा ना, फिर मैं ये डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं देखूंगा, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होगा, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होगा। हाउ आई विल डू दैट, मैं कैसे करूंगा, फोर्स ऑन 3 इज फोर्स बिटवीन 3 and 1 प्लस फोर्स बिटवीन 3 and 2। जब मैं 3 और 1 कैलकुलेट करूंगा तो ये प्लस आएगा, और जब मैं 3 and 2 कैलकुलेट करूंगा तो ये माइनस आएगा। तो प्लस और माइनस अपने आप हो जाएंगे ना सेटल। तो अगर हम वेक्टर में कैलकुलेट करते हैं तो हमें साइन लेना है, और अगर हम मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करते हैं तो हमें साइन नहीं लेना है, राइट, ठीक है। आई ऑलवेज प्रेफर एंड रिकमेंड टू डू बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय कॉमन सेंस, ठीक है। क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ओनली 1%। इफ यू विल गो इन द वेक्टर फॉर्म, ये तो एक लाइन में है, अभी में 4 हो जाएंगे, फिर आप लोग फंस जाओगे। अब मान लो ये 4 चार्ज हो गए, तो ये फोर्सेस एक लाइन में नहीं आएंगी, ये फोर्सेस एक लाइन में नहीं आएंगे। सो देन यू मे एंड अप एडिंग देम डायरेक्टली, ठीक है, जबकि ये डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो इसलिए डायरेक्शन सेपरेटली देखो एंड मैग्नीट्यूड सेपरेटली देखो, एंड फिर उसको जनरल डील करो, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं अभी करेंगे कुछ क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। इतना क्लियर है, राइट। So let's go back to this. Now properties of Coulomb force. Properties first. Coulomb's law is for point charges. Coulomb's law is for point charges which cannot be applied to uniformly charged distribution, है ना। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट it can be extended, but it can be extended to spherical bodies of uniform charge distribution ठीक है। In that case charge is considered at center of sphere, यानी हम उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे कहाँ पे, स्फीयर के सेंटर पे।
मीन्स हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है, सेंटर से सेंटर तक, राइट। सो कूलम्स लॉ एक्सक्लूसिवली या तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक स्फीयर है, उस स्फीयर पे हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, वो पूरा एक यूनिफॉर्म को, लाइक जैसे हम मास में लेते हैं ना, एक बॉडी का मास कहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, उसके सेंटर पे, और वो तभी करते हैं जब यूनिफॉर्म मास होता है। तो इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म चार्ज होता है तो सेंटर पे कर लेते हैं, बट ओनली फॉर स्फेरिकल, राइट। अगर मुझे क्यूबिकल बॉडी है या कोई और टाइप की बॉडी है तो उसमें फोर्स कैलकुलेट करने के तरीके डिफरेंट है, ठीक है, वो हम लेटर स्टेज पे लर्न करेंगे, राइट। सेकेंड, कूलम फोर्स is conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ऐसे कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको, कूलम फोर्स भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, राइट। तो इट इज कंजर्वेटिव। व्हाट डज द कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स? कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय बॉडी। द कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय बॉडी। मीन्स यहां से यहां पे ऐसे लेके गए या ऐसे लेके गए, it will not depend. It will just depend on initial position and final position. Conservative force में, right? It is always in action-reaction pair that act along line joining charges. ठीक है, और जो भी फोर्स along the line joining the bodies होती है उनको हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। कौन सी फोर्सेस? सेंट्रल फोर्सेस, राइट। दैट इज central forces, right? Force between two charge change with change of medium. This we had already learnt. I need not to tell you. Force between two charge change with change of medium. कूलम फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है? देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके अगेंस्ट या जिनसे वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर कोई बॉडी h हाइट ऊपर जाती है तो उस पर वर्क डन mgh होता है। अब कैसे उसको h हाइट ऊपर लेके गए वो मैटर नहीं करता। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स में भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज होने में कुछ वर्क होगा, वर्क अगेंस्ट चार्ज होगा, तो हम किस तरह से मतलब गए वहाँ से वहाँ तक उस पर डिपेंड नहीं करता, राइट। एंड इन जनरल जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इन फोर्सेस की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन से चेंज नहीं होती, ओके। देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, viscous force is not a conservative force, right? Gravitational force is a conservative force, electric force is a conservative force. अभी हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल आपने पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शन तो पढ़ा है, राइट।
मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर से थ्रो करता हूं ऐसे, इसका पाथ ऐसे होगा. ड्यूरिंग दिस कोर्स इट इज पासिंग थ्रू डिफरेंट पोजिशंस, राइट, एंड force on it is always vertical downward, isn't it? Force on it is always vertical downward. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी जाए फोर्स तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर को होती है, विल एक्ट अलोंग द लाइन सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट किधर भी मूव करे वो फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, सो इट बिकम कंजर्वेटिव, राइट. अब सपोज ये प्रोजेक्टाइल एयर में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स होगी. विस्कस फोर्स होती है अपोजिट टू मोशन, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है अपोजिट टू मोशन, ऐसी विस्कस फोर्स होती है अपोजिट टू मोशन. तो अब मैं अगर इसके ऊपर विस्कस फोर्स ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस एंड एट एवरी पोजीशन दिस इज चेंजिंग, इजंट इट. इसकी डायरेक्शन हर एक पोजीशन पे चेंज हो रही है, सो दैट्स व्हाट it is a non-conservative force. like friction में मैं एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर लेके जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगी, इस साइड, ऐसी होगा ना. और अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके जाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी. ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ फर्स्ट पे घुमाऊं तो हर मूवमेंट में मैं देखोगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. सो इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. बट आपको जो मोर ओवर ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी हमने कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन. ठीक है, वर्क रिलेटेड लेटर आएगा. Okay, now मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप बताना मुझे. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस or absence of any other charge near them. ठीक, force between two charges is independent of presence or absence of any. Force between two charge change with change of medium. अच्छा, वो चार्ज चेंज सब सेम लगता है. गुड, ठीक है, ये अरेबियन लैंग्वेज है, समझ में आने लगेगी थोड़े दिनों में. ओके, इसका मीनिंग बताओ मेरे को फिफ्थ का. हाँ, एग्जैक्टली. व्हाट इज दैट, इसका मीनिंग क्या होता है कि लाइक ये दो चार्ज है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी. मान लो 40 न्यूटन फोर्स है, 40 न्यूटन फोर्स है. मैं एक थर्ड चार्ज लाऊं प्लस, और इन दोनों के बीच में सपोज 30 न्यूटन है, तो ये फोर्स ऐड हो जाएगी या गायब हो जाएगी. जब हम थर्ड चार्ज लाएंगे तो ये फोर्स आ जाएगी या गायब हो जाएगी, लेकिन ये तो उतना ही रहेगा ना हमेशा. अब इसके ऊपर टोटल फोर्स चेंज हो जाएगी, बट इन दो के बीच में तो फोर्स वही रहेगी. ठीक है, क्योंकि कूलम्ब लॉ इज फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्ज, तो वो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा वही रहेगी, आप इसके आसपास कितने भी चार्ज ले आओ, बट टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, वो ऐड हो जाएगी. राइट, ठीक है, समझ में आ गया.
Coulomb force follow principle of superposition. That is, force on any charge is vector sum of all the forces due to individual charges around it. That is, F1 is sum of all the forces जो भी उसके ऊपर लगेंगी. अगर 4 चार्जेस है तो 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा, तो F1 will be sum of F12, F13, F14 and so on, right? Okay? Clear? Right. Now, comparison between gravitational force and Coulomb force. If I ask you to compare between them. Similarities, I'm not writing them. I'm just explaining because you can understand. Similarities, both are inversely inverse square law. Both are conservative. ठीक है, both are central, that is act along line joining, right? What is the difference? Gravitational force only attractive, while electric force can be repulsive as well as attractive. Gravitational force between two masses is independent of medium, while electric force between two charges depend on medium. That are similarities and difference, right? Notes में लिखे होंगे, देख लेना. Okay? Is it clear? कुछ questions करते हैं. Okay? Right? Now, first 2 questions हमने कर लिए थे. Third question. An attracting force F is between two charges situated in vacuum, right? What will be the new force if medium is glass? कितना होगा? Given dielectric constant is 6. ठीक है? So in the medium the force is given F naught is equal to F. ये तो हमें दे रखा है. Now force in medium is equal to F naught by K. और K हमें कितना दे रखा है? 6. So this is F by 6. Right? समझ गए? Now, second B part. Brass. Brass is metal. Metal के लिए K की वैल्यू infinite. So, for metal या brass लिख लो. For brass, F upon infinite, that is 0. Okay? ठीक है? Right. हो गया ना? Now, question number 6. So that charge placed at the center will be in equilibrium. 4 इक्वल चार्ज एक स्क्वायर के कॉर्नर पे है, सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, यू हैव टू प्रूव दैट सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा. करो.
क्वेश्चन तो हो गया ना, चार चार्ज स्क्वायर की साइड पे उस पे है और एक चार्ज सेंटर पे है, राइट। पहले एक स्क्वायर बनाओगे, इस पे 4 इक्वल चार्ज रखोगे, योर चॉइस, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि डिस्क्राइब नहीं है, राइट। फिर इसका सेंटर जोड़ो और फिर सेंटर पे एक चार्ज रखो, फिर से योर चॉइस, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मर्जी रखना रखो, ठीक है। मार्क इट 1 2 3 4 या ABCD as you choose, doesn't matter, and this is 5. Now force on 5 due to 1 will be which side? Right, this is force on 5 by 1. Then by 2, this way, force on 5 by 2. This is force on 5 by 3 and this is force on 5 by 4. अब आपको पता है ये चारों इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी, राइट। अब इसको लिखोगे कैसे? As all the charges are equal, all the charges are equal and their distance from center and their distance from center are also equal. So F51 is equal to F52 is equal to F53 is equal to F54, right? ओके अगर आप इसको डिस्टेंस को r मार्क कर दो तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, एंड यू कैन राइट इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस r हो गया, राइट। नाउ as F51 and F53 are equal and opposite, are equal and opposite, so their result is 0. So their result is 0. Similarly F52 and F54 will result to 0. इन दोनों का रिजल्ट भी 0 आ जाएगा। Hence net force on charge at center is 0 and charge is in equilibrium. That's how you do that, right? You need not to calculate, okay, just need to describe by your words, जो भी है, समझिए, ठीक है। So when it is a question of MCQ, that it doesn't matter आप क्या कर रहे हो, बस आपका question होना चाहिए। But when it is a subjective question, then obviously you need to write that. Otherwise तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो हमको दोनों ही चीज़ें देखनी है, तो करना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए।